आज हम बरतानिया में मौजूद हैं और आपको मिलवाएंगे एक्स पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर यासिर अराफात से। फर्स्ट क्लास में उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, दुनिया भर में लीग्स खेली। देखते हैं कि वो बरतानिया में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया क्यों आए हैं और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। यासिर भाई, आप पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर रहे, आपने बहुत सारे वनडेज़ पाकिस्तान को जिताए, T20s भी खेले और फर्स्ट क्लास में आपका रिकॉर्ड है 800 विकेट्स आपने ली हुई हैं। फिर उसके बाद यासिर अराफात इंग्लैंड में क्या कर रहा है, कैसा लाइफस्टाइल है आपका यहाँ पे, पाकिस्तान छोड़ने की क्या वजह है? देखिए, एज सच पाकिस्तान छोड़ा नहीं, बस ये है कि मैं क्रिकेट यहाँ पे तकरीबन मुझे 20-21 साल से मैं इंग्लैंड में आ रहा हूँ, बल्कि स्कॉटलैंड में मैंने शुरू की, वहाँ 6 साल क्लब क्रिकेट खेला, वहाँ की नेशनल टीम के लिए भी 2 साल खेला। और उसके बाद फिर मैं जब काउंटी क्रिकेट के लिए यहाँ पे आया और उसके बाद फिर मैं 13 साल नॉन स्टॉप काउंटी क्रिकेट खेला एज एन ओवरसीज़। तो फिर को अल्लाह की करनी को ऐसी हुई कि शादी यहाँ पे होगी, 2011 में शादी हो गई और जो मेरे वाइफ और मेरी जो इन लॉज़ हैं वो भी यहाँ पे मुकीम है लंदन में। फिर मेरी जॉब भी यहाँ पे, एक प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पे घर के पास ही, मैं वहाँ पे क्रिकेट प्रोफेशनल, मैं क्रिकेट कोच भी हूँ वहाँ पे। और उसके साथ फिर अब बच्चे भी यहाँ पे बड़े हो रहे हैं और बच्चे भी स्कूलिंग उनकी शुरू हो गई है। तो अब फिर ये है कि अब आगे जो फ्यूचर है नज़र यही आ रहा है कि इंग्लैंड में छोड़ने की कोई ऐसा कोई वजह नहीं थी पाकिस्तान। हालांकि मेरे भाई 2 वहाँ पे हैं, मेरे वालिदैन पेरेंट्स मेरे वहाँ पे हैं, घर भी वहाँ पे है मेरा। मगर ये है कि अब किस्मत में यही लिखा था कि अब यहाँ रहना है और यहीं पे अब मेरा रोज़गार, मेरे बच्चे और मेरी जो जॉब है वो यहीं पे। न्यूजीलैंड में खेली आपने क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया में खेली, इंग्लैंड में खेली, सारी लीग्स आप खेले हैं। मगर जब पाकिस्तान सुपर लीग अनाउंस हुई तो पहली एडिशन में आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस लेके आ रहे थे, मगर ड्राफ्टिंग में आपका नाम नहीं आया, तो उस वक्त कैसा फील हुआ आपको? जी बिल्कुल, हाँ, ड्राफ्टिंग में मतलब बिल्कुल आपने सही कहा, नाम मेरा था, मैं अवेलेबिलिटी मैंने अपनी शो की। और जब 5 टीमें शुरू में, आपको पता है 5 टीमें थी, बाद में 6 टीमें, मुल्तान की टीम बाद में आ गई थी, तो उसमें बड़ी हैरानगी। बिल्कुल देखें, मैं उस टाइम पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर था T20 फॉर्मेट में और दुनिया में 3रे नंबर पे था, मलिंगा ब्रावो दिन मेरा नाम था विकेट्स में। मगर मुझे देखें, मैं उस टाइम उस बाकी पीछे हिस्ट्री को छोड़ दें जो पीछे था, मैं उस पर्टिकुलर साल की अगर आपसे मैं बात करूं कि मैं बिग बैश खेल के आया हुआ था उस टाइम, चैम्पियन करा के और बेस्ट बॉलर हुआ था वहाँ पे। और मुझे तो बड़ा ही क्या कहते हैं, धचका लगना, आपको लगे कि आपकी अपनी जब मुल्क में लीग हो रही हो और उसमें आपको इवन कंसिडर ही ना किया जाए, 120-30 लड़के जितने भी पिक हुए उनमें। तो मैंने तो उसके बाद फिर मैंने मेरे जो आप कह रहे थे ना मुल्क छोड़ने की रीज़न ये है वो, उस टाइम फिर मैंने क्रिकेट, उसके बाद मैंने क्रिकेट से रिटायरमेंट, वो दिन है, और उसके बाद फिर मैंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। और फिर उसके बाद आपको अगर पता नहीं याद हो, दुबई में एक हुआ था मास्टर्स लीग हुई थी रिटायर्ड क्रिकेटर्स की, तो मैंने वहाँ से रिटायरमेंट अनाउंस करके उस लीग में जाके खेला और उसके बाद फिर दोबारा मैंने क्रिकेट नहीं खेली। क्रिकेट जब आपने छोड़ दी, रिटायरमेंट आपने अनाउंस कर दी, आप उसके बाद कोचिंग में आए और आप इस वक्त इंग्लैंड से ECB का कोचिंग में लेवल 4 कर रहे हैं, जो कि शायद अभी तक पाकिस्तान में किसी कोच ने नहीं किया, बल्कि हमारे जो गुज़िश्ता हेड कोच थे उनके पास भी लेवल 2 था। तो आपको नहीं लगता कि लेवल 4 के साथ आप जब पाकिस्तान जाएंगे तो आप यंगस्टर्स को बहुत अच्छा कोचिंग दे सकते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड की कोचिंग दे सकते हैं? तो कभी PCB ने, जैसे रमीज़ राजा नए चेयरमैन बने, तो किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की है, या फिर हमारे प्लेटफॉर्म से आप उनको बताना चाहें कि आप अवेलेबल हैं पाकिस्तानी बच्चों के लिए? देखिए, लेवल 4 लेवल 3 की बड़ी बातें चल रही हैं, बल्कि जब से नया सेटअप आया था, ये रमीज़ राजा से पहले वाला जो सेटअप था उसमें भी बड़ा डिस्कस हुआ, किया जाता था कि जी हम बड़े क्वालिफाइड कोचेज़ और काबिल लोगों को, प्रोफेशनल्स को लेके आएंगे। मगर वो और आपने फिर जिस तरह बात की लेवल 4, ये इससे डिग्री, ये 2 साल का लेफ्टबरा यूनिवर्सिटी से आपको ट्रेनिंग कराई जाती है और मैं अभी इसके दूसरे साल में, और इंशाल्लाह इस दिसंबर में मेरा वो कंप्लीट भी हो जाएगा और मैं इंशाल्लाह, अल्लाह करे, अल्लाह ने चाहा तो मैं लेवल 4 करूँगा। तो पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेटर्स में ECB लेवल 4 किसी ने भी नहीं है, पाकिस्तानी लेवल 4 तो हैं, कुछ कोचेज़ मौजूद हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम भी कर रहे और कर रहे थे, मगर अगर अल्लाह ने चाहा तो ये इंशाल्लाह मेरा हो जाएगा, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। फिर आपने कहा, मैंने देखें जब ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना था 2 साल पहले की बात है जब ये, तो मैंने अप्लाई किया था उसमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्लेयर्स के लिए, मैंने एक जॉब थी उसके लिए अप्लाई किया था।
तो आपने जिस तरह कहा ना किसी ने आपसे रब्ता किया, तो मुझे एक फ़ोन कॉल तक या कोई ईमेल उसका रिस्पांस तक नहीं आया। बड़े इन्होंने कोचेज़ 80-90 कोचेज़ की तादाद इन्होंने सिटी क्रिकेट में, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में और इधर उधर लोग रखे तो हैं, मगर मेरे से किसी ने रब्ता नहीं किया। तो उसके लिए मैंने इंटरेस्ट शो किया था। उसके बाद फिर मेरे से इन्होंने मुझे बोला कि आप इससे हमें आ जाओ। मैंने कहा मैं जो समझता हूँ, जिसमें मैं अपना इनपुट दे सकता हूँ, लड़कों को फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि मैं देखें, ग्रास रूट की हमेशा बात की जाती है पाकिस्तान में कि मैं क्लब क्रिकेट से लेके मैं अंडर 15 वर्ल्ड कप खेला, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और ICC से इवेंट सारे खेला, काउंटी क्रिकेट, दुनिया की आप कोई भी लीग आप बात करें, मैं सब जगह खेला। और मुझे पता है कि जो एक प्लेयर है उस पर किस लेवल पे कितनी ज़्यादती होती है या किस लेवल से वो गुजर के आता है पाकिस्तान प्लेयर या पाकिस्तान लेवल तक जब आता है तो उसके साथ कितनी पीछे से ज़्यादतियाँ हुई होती हैं, किस सिस्टम के थ्रू वो आया होता है। तो मुझे वो सब चीज़ें, मैं उन चीज़ों से ख़ुद भी गुजरा हूँ। तो मैं समझता था, या मैं समझता हूँ अभी भी, कि मैं बेस्ट था कि एक ऐसी जो जूनियर पाकिस्तान की जूनियर जो क्रिकेट हो रही है जिसमें अंडर 19 या A के टूर्स होते हैं, तो मैं समझता, तो इसलिए मैंने अप्लाई किया। अब नया सेटअप आया तो देखें अब वो लोग क्या बेहतर समझते हैं। कभी मैच फिक्सर्स ने कांटेक्ट किया हो, कोई ऐसी स्टोरी कभी आपके पास आया हो कोई कि यार ये बॉल नो करा दो या ये इनिंग ऐसी खेल देना, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? देखिए, मैं भी जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के लिए तो मैं इतना नहीं खेला, मैं लीग्स बहुत खेला। और ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं, लीग्स के जो प्लेयर्स होते हैं उनको काफ़ी अट्रैक्टिव, जो इस तरह के बुकीज़ वगैरह होते हैं, ये आपको कोशिश करते हैं रब्ता करने की। मगर मैं लकीली अल्लाह ताला ने बड़ा करम मेरे पे पहले, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बड़ा ही अल्लाह ताला ने, कि मैं जो 13-14 साल काउंटी क्रिकेट खेला, उसके अलावा जो लीग्स न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और बिग बैश और साउथ अफ्रीका में जो खेला, तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल इस चीज़ से मुझे अल्लाह ताला ने बिल्कुल बचा के रखा। और कभी भी ऐसे देखें, अगर आप, ये लोग जज कर रहे होते हैं कि आप उनके, वही बात है कि उनकी बातों में आ जाएंगे उस तरह ना, तो मेरे ख्याल से मेरा रहना सहना या मेरा बातचीत का तरीका कोई ऐसा ही होता था कि उनको समझ आ जाती होगी कि ये बंदा हमारे इसमें नहीं आएगा। तो इस वजह से मेरे ख्याल से कभी मेरे पास वो आए नहीं। तो लकीली अल्लाह ने इन बुरी चीज़ों से बचाई रखा। रमीज़ राजा ने जैसे एक बिग नो कर दिया, जो भी लोग पहले स्पॉट फिक्सिंग में या मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, चाहे उनको माफ़ भी कर दिया गया, मगर रमीज़ राजा ने कहा कि अब कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान टीम में नहीं आएगा जो पहले इस चीज़ में इन्वॉल्व रहा है, जिसकी वजह से शायद एक तरह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट को भी थोड़ा सा नुकसान होगा। अगर हालिया टीम को देखा जाए, मोहम्मद आमिर की टीम में बहुत जगह बनती है और पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत भी है इस वक्त। चैम्पियंस ट्रॉफी में आपने देखा कि उनके एक स्पेल की वजह से हम इंडिया से फाइनल में हमें बहुत हेल्प मिली जीतने के लिए। तो आपका क्या ख्याल है कि इन प्लेयर्स को जिनको माफ़ कर दिया गया है, इनको दोबारा चांस मिलना चाहिए क्योंकि वो पहले से खेलते आ रहे हैं, तो इनको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, या जो रमीज़ राजा ने पॉलिसी बनाई है वो बिल्कुल ठीक है? देखिए, इस पॉलिसी के मैं भी हक़ में हूँ कि एक दफ़ा भी पाकिस्तान टीम के साथ जो भी इस तरह की कोई बुरी हरकत में इन्वॉल्व हो या मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग इस तरह की कोई चीज़ों में इन्वॉल्व हो, उसको दोबारा पाकिस्तान का कलर एटलीस्ट नहीं मिलना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ब्रेड एंड बटर है, रोज़गार है, तो मैं उस सेंस में कहता हूँ कि ठीक है, उनको आप डोमेस्टिक खेलने दें, आप लीग्स खेलने दें, मगर पाकिस्तान का जो स्टैंड रमीज़ राजा ने जो लिया हुआ है कि पाकिस्तान का कलर या ब्लेज़र वो लड़का दोबारा पहनेगा नहीं, तो मैं भी इसके हक़ में हूँ, होना भी इस तरह चाहिए। देखिए, इन परफॉर्मेंसेस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास एक से एक अच्छा प्लेयर मौजूद होता है। तो अगर आप ये कहें कि जी इन प्लेयर के बगैर आपकी टीम सर्वाइव नहीं कर सकती या परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, मेरा ख्याल में ये गलत सोच है। आपको जो डिज़र्विंग प्लेयर हैं, जो मुल्क के लिए अच्छा करना चाहते हैं, मुल्क के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं, तो प्रायोरिटी और रिस्पेक्ट उन्हीं को देनी चाहिए। आपको एक दफ़ा जो बंदा गलती कर जाए, ठीक है, गलती किसी से भी, मेरे से भी, किसी से भी गलती हो सकती है, मगर पाकिस्तान का कलर दोबारा उस प्लेयर को नहीं मिलना चाहिए। मगर देखें, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे ऐसे एक्स प्लेयर्स भी हैं जो बोर्ड में भी हैं और पहले इस फिक्सिंग में इन्वॉल्व भी रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर आपको मालूम है मैं किन की बात कर रहा हूँ, और उनको बहुत हाई रेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से भी, PCB की तरफ से भी। तो आपको लगता नहीं है कि फिर ये उन प्लेयर्स के साथ ज़्यादती है जिनको बस कुछ प्लेयर्स को आपने टारगेट कर दिया? अभी मोहम्मद नवाज़ को देखें, इनका नाम भी आया था, इनको आपने खेलने दे दिया, और जो एक्स हमारे बड़े बड़े नाम हैं वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व रहे, तो एक तजाद नज़र आता है। अगर फिर उन सब को मौका मिल रहा है तो वाई नॉट मोहम्मद आमिर देन? क्योंकि अगर आप इस वक्त भी मुवाजना करें पाकिस्तान के बॉलर्स में, तो उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता।
देखिए ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा रमीज़ राजा के लिए कि वो जिस तरह ये हमेशा से वो कहते रहे जब कमेंट्री में भी होते थे कि मैच फिक्सर्स के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। तो अब इनके लिए बड़ा टेस्ट होगा कि जब वो एज ए चेयरमैन आ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात की कि क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लोग कुछ हैं जो पास में इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। तो अगेन वो रमीज़ राजा को डिसाइड करना पड़ेगा कि जो एज अ कमेंटेटर या एज अ एक्सपर्ट बात करते थे, अब जब एज अ चेयरमैन आए तो उनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पिक एंड चूज़ नहीं होगा कि एक प्लेयर खेलेगा और एक नहीं खेलेगा। अगर आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली है, नवाज़ की आपने बात की, तो देखें मैं जब खेला करता था और अभी भी जो ये हम लोगों को लेक्चर्स मिलते थे एंटी करप्शन की तरफ से कि ये ज़ीरो टॉलरेंस है। तो ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब है कि जब भी आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में या इस तरह के काम करते हैं आप, तो आपको उसका आपको उसकी सज़ा मिलती है और मिलनी चाहिए। रमीज़ राजा के लिए टेस्ट होगा कि जो क्रिकेट बोर्ड में भी इन्वॉल्व हैं, ख्वाह वो कोचिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो कि पास्ट में इन चीज़ों में रहे हैं, तो उनका फिर डिसाइड करना पड़ेगा। आसिफ भाई, हम देख रहे हैं कि बहुत सी यादगार आपकी तस्वीरें हैं, जैसे आपकी विव रिचर्ड के साथ तस्वीर है, तो थोड़ा बहुत हमें बताइए इन पिक्चर्स के बारे में, इन मेमोरीज़ के बारे में। देखें जी, ये बिल्कुल हम जब बिग बैश की पहले बात भी कर रहे थे तो ये मैं पर्थ के लिए खेल रहा था और 2015 में हम लोग सेमीफाइनल हमारा मेलबर्न के साथ था और ये विव रिचर्ड मेलबर्न के मेंटोर थे। तो फिर मैच के बाद फिर उनसे थोड़ी गपशप लगी और फिर उनके साथ तस्वीर ली और फिर देखिए इतने बड़े प्लेयर के साथ तो इतनी बड़ी तस्वीर तो बनती थी। तो ये हैं जस्टिन लैंगर जी, ये हमारी टीम के कोच थे और हम लोग चैम्पियन हुए पर्थ के लिए। और फिर मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में फिर मैंने उनके साथ तस्वीर ली और ये भी बड़ी यादगार तस्वीर है कि अब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम के हेड कोच भी हैं। तो उसके बाद ये फिर एडम गिलक्रिस्ट, ये बहुत बड़ा नाम है जी। ये भी बेसिकली ये पर्थ से ये इनका ताल्लुक है, जस्टिन लैंगर का भी। और ये जब मैच हमारा ख़त्म हो, कमेंट्री करते थे उस बिग बैश में, तो ये जब मैच ख़त्म होता था तो ड्रेसिंग रूम में आके हम सब के साथ टाइम गुजारते थे और कहते थे कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। तो बड़ा अच्छा टाइम इनके साथ भी गुजरता था। गिलक्रिस्ट के साथ आपकी बड़ी दोस्ती थी, हम देख रहे हैं। और ये फिर उसके बाद देखिए ब्रेटली, ये ब्रेटली देखें, ये सिडनी सिक्सर्स के लिए खेले थे और ये फाइनल था, हमने इनको फाइनल हराया। और उसके बाद फिर मैंने ब्रेटली के साथ तस्वीर ली, तो ये भी बड़ी यादगार तस्वीर थी उसकी। बल्कि पेंसिल स्केच मैंने दूसरे कमरे में वो लगा हुआ है कि वो ब्रेटली के कैरियर की आखिरी बॉल थी और मैं उसमें सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैंने फेस की थी और हम वो लोग चैम्पियनशिप जीते थे। तो इनके साथ भी बड़ी अच्छी यादें। यासिर भाई, आपने जैसे बताया 10 साल पहले आपकी शादी हुई है यहाँ पे और वो यहीं पे आके हुई, तो एक तो हमारे साथ शेयर कीजिए कि पसंद की शादी हुई या फैमिली ने शादी करवाई। फिर उसके बाद आपकी शादी पे बहुत बड़े बड़े एक्स प्लेयर्स भी आए, तो उनके बारे में बताइए। और फिर कैसी गुजरी है आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ? हमने देखा आप अपने बेटे को भी क्रिकेट सिखाते हैं, तो बताइए, कुछ शेयर कीजिए इस बारे में भी। देखिए बिल्कुल 10 साल हो गए हमारी शादी को और 2011 में हुई थी। और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि क्रिकेटर्स में मैं वो जो कहते हैं ना, हमारी शादी भी क्रिकेट ग्राउंड में ही हुई और ओवल के ग्राउंड में हमारी शादी हुई। और आज से पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी क्रिकेटर की क्रिकेट ग्राउंड में शादी हुई। तो हमारी 10 साल पहले ओवल के मकाम पे शादी हुई। मैं उस साल सरे के लिए खेल भी रहा था, ओवरसीज़ प्लेयर। तो बड़ी सी टाइम गुजर रहा है। बच्चे, अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बच्चों के साथ टाइम गुजरता है, बच्चे को मैं क्रिकेट भी खिलाता हूँ। तो माशाल्लाह उसको क्रिकेट का बड़ा शौक है और बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। तो मेहनत तो उसके साथ कर रहे हैं, तो कोशिश तो है कि उसको भी किसी लेवल पे खेले, बट वो जितनी मेहनत करेगा तो जो उसके नसीब में होगा। फिर उसके बाद आपने प्लेयर्स की बात की, तो काफ़ी प्लेयर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स आए, जिसमें अज़हर महमूद, मोहम्मद अकरम और सकलैन मुश्ताक भी आए। तो उसके अलावा एक इंडियन प्लेयर जो कप्तान थे, सौरव गंगोली, वो भी उस शादी में आए। तो बल्कि तस्वीर भी ये देखें, उनका आना ही हमारे लिए बड़ा एजाज़ की बात थी। और जितने भी लोग थे उनसे जब मुलाकात, हमारे जो कम्युनिटी थी, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, जो हमारे रिश्तेदार थे, जब इनसे मिले तो बड़ा ही खुश हुए कि जी बड़ा ही डाउन टू अर्थ बंदा है और हर बंदे को ऑटोग्राफ, तस्वीरें और टाइम दिया बड़े तरीके से। तो बड़ा अच्छा एक माहौल बड़ा अच्छा बन गया था। इंग्लैंड के कुछ प्लेयर जो सरे के लिए खेल रहे थे वो आए और बड़ी अच्छा यादगार वो दिन था।